हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी को जब हम शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसके अंदर क्लास 12th की एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर इंक्लूडेड हैं। दोनों के दोनों इन द सेंस दोनों के दोनों बोले तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर भी। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को ना शुरू करके एप्लीकेशन वाले पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं। किसके पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं? एप्लीकेशन वाले पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं। और एप्लीकेशन वाले पार्ट में जब हम लोग शुरू करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में है। बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी ही फील्ड्स में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में अवेलेबल है हमारे पास। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल है पहला तो फूड मार्केट में। फूड मार्केट में भी अवेलेबल है। ओके सर, थैंक यू सर फॉर दिस। फूड मार्केट में अवेलेबल है, आई विल नोट दिस। फूड मार्केट के बाद इसकी मार्केट अवेलेबल है बायो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में। बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में सर मतलब ये तो एक वो हो गया ना एडवांटेज कि बायो फार्मास्यूटिक्स में इंक्लूडेड है हमारे पास, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना सर। हाँ, तो बायो फार्मास्यूटिक्स में इंक्लूडेड है, ये अच्छी बात हो गई। ये सच है कि अच्छी बात है कि वो बायो फार्मास्यूटिक्स में है। और भी जान लेते हैं चीजें, जैसे कि थेराप्यूटिक्स के अंदर भी इंक्लूडेड है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। किसके अंदर? थेराप्यूटिक्स के अंदर। थेराप्यूटिक्स के बाद और किसके अंदर इंक्लूडेड है सर? ये इंक्लूडेड है बायो रेमेडिएशंस में बोला जा सकता है, या फिर वेस्ट ट्रीटमेंट में अवेलेबल है। किसके अंदर अवेलेबल है? वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो सर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें जो है बायोटेक्नोलॉजी के 3 या फिर बोला जा सकता है कि ओवरऑल 3 ही चीजें जो है वो सीखनी है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में 3 चीजें ही सीखनी है। हम उसकी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या सीखना है। हमें बायोटेक्नोलॉजी में एज पर क्लास 12 सिलेबस सबसे पहली एप्लीकेशन सीखनी है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सीखनी है। पहली एप्लीकेशन हमें किसके अंदर सीखनी है? एग्रीकल्चर के अंदर सीखनी है। दूसरी एप्लीकेशन हमें किसके अंदर सीखनी है? दूसरी एप्लीकेशन हमें सीखनी है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। सीखनी है। किसमें सीखनी है? एप्लीकेशन इन मेडिसिन सीखनी है, मेडिसिन के अंदर सीखनी है। और तीसरी एप्लीकेशन हमें किसकी सीखनी है? तीसरी एप्लीकेशन हमें सीखनी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये है हमारी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की नींव। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की तो ये नींव हो गई, लेकिन इसके बाद अब हमें जो है इन सारी चीजों के बारे में सीखना है अगर, तो इन सब चीजों का एप्लीकेशन करते हुए भी चलना पड़ेगा। इन सारी चीजों का एप्लीकेशन करते हुए चलना पड़ेगा, यानी हमें बेसिकली एक एक चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्टली एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो हम इसके ब्लॉक बना लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में और हमें क्या क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की लाइन में जब तुम बढ़ते हो, किसकी लाइन में बढ़ते हो? एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की लाइन में जब तुम बढ़ते हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें देखने को मिलेगी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो क्या है? देखो, पहली चीज है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो आई एम स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है वो समझने से पहले 2 प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से हमें जो बेसिकली पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलते हैं वो है बीटी कॉटन एंड बीटी राइस। और बीटी राइस तो स्पेसिफिक है कि पूछा जाता है बहुत सारे सेंस ऑफ क्वेश्चंस में या फिर बहुत सारी जगहों पे पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो अब
जैसे कि तुमने एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के अंदर कदम रख लिया है, तो सबसे पहली चीज जो तुम पढ़ोगे यहाँ पे वो पढ़ोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ोगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जीन अल्टरेशन करी जाए, जिनके जीन्स के अंदर कुछ चेंज लाया जाए, या फिर बोला जा सकता है कि जिनकी जीन्स की जो नीड है उसको चेंज करके कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें बनाई जाए। ठीक है, कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें बनाई जाए। अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जिनके अंदर the organisms in which genetic information of the species is स्पीशीज की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है वो क्या हुई है? इज चेंज्ड और मेड केपेबल ऑफ व्हाट? मेड केपेबल ऑफ किसका केपेबल बनाई गई? किसके केपेबल बनाई गई? केपेबल ऑफ फाइटिंग वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करने के लिए ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का चेंज किया जाता है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। 2 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड का बन सकता है। ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड के लिए ये काफी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है कौन कौन से, किस किस को मॉडिफाई किया जा चुका है सर आज तक? देखो, पहला तो प्लांट्स को किया जा चुका है। प्लांट्स आर मॉडिफाइड एट दैट लेवल, प्लांट्स को मॉडिफाई किया जा चुका है। प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया को भी करा जा चुका है मॉडिफिकेशन, बैक्टीरिया में भी मॉडिफिकेशन। फंजाई भी हैं और कुछ एनिमल्स में, एंड सम फंजाई एंड सम एनिमल्स। मतलब कुल मिला के हर फील्ड में मॉडिफिकेशंस हुए हैं और वो भी जेनेटिक लेवल पर। और जेनेटिक लेवल के मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो इसी चीज के काम में आते रहते हैं। जेनेटिक लेवल के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इसी चीज के काम में आते रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ these modifications in plant, of these modifications in plant। किसमें एडवांटेजेस देख लो भाई? प्लांट्स में, इन प्लांट्स। एडवांटेजेस ऑफ these modifications in plants, देख लो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मतलब इन एडवांटेज को करने से, या फिर बोला जा सकता है इन मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या एडवांटेज मिलता है हमारे एक प्लांट को, एनिमल को, ये सब कुछ समझ लेना जरूरी होता है। तो समझो, पहला एडवांटेज क्या है? जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट मेक्स crops more resistant to abiotic stresses, भिन्न भिन्न प्रकार के
एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्ट करने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। ये एडवांटेजेस या फिर बोला जा सकता है ये मॉडिफिकेशंस। ठीक है, पहला पहला एडवांटेज किसको? कोल्ड सीजन को। कोल्ड सीजन में बहुत सारे प्लांट कमजोर पड़ने लगते हैं, उसको ड्रॉट ड्रॉट को सूखा पड़ जाए कहीं पे तो अब पता लगे बहुत दिनों तक पानी ही नहीं बरसा, तो फिर क्या होगा? सॉल्ट। फिर इसके बाद ये सॉल्ट को करते हैं। सॉल्ट मतलब पानी के अंदर बहुत ज्यादा नमक हो ऐसा कंडीशन। एंड हीट। ये जितने भी फैक्टर्स लिमिटिंग हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, उन सारे के सारे फैक्टर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बना दिया। इसी को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म या फिर बोला जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब मान लो तुमने खेती करी, तुम्हारी खेती में पेस्ट लग गया, कीड़े लग गए, तो उसके लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, बायोटेक्नोलॉजी ने उसकी भी व्यवस्था बनाई है। क्या? कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई गई मतलब उसके अंदर पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट शो करने वाला जीन इंट्रोड्यूस करा दिया गया। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स to reduce the use of pesticides और वीडिसाइड्स, ऐसा टू reduce the use of chemical pesticides, कीटनाशक दवाइयों का यूज करने से रोकने के लिए इनके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई गई। दूसरा चीज क्या हुई? थर्ड पॉइंट जो है, इट reduces harvesting loss। इट reduces harvesting loss। हार्वेस्टिंग लॉस को भी रिड्यूस करता है भाई ये। हार्वेस्टिंग लॉस को भी रिड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? कि इट इंक्रीजेस मिनरल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। क्या बढ़ाता है ये? मिनरल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट को भी बढ़ाता है। मिनरल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स को भी बढ़ा देता है। कौन? हमारा क्या? हमारा मॉडिफिकेशन, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इट एनहांसेस बट क्या? एनहांस तो कर रहा है, पर क्या चीज को एनहांस कर रहा है? इट एनहांसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड। न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को बढ़ाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को कौन बढ़ाता है? हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को बढ़ाता है कौन? हमारा ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर हमें ये विटामिन ए इनरिच्ड गोल्डन राइस, बीटी राइस का मैंने तुम्हारे आगे नाम लिया था, तो ऐसा ही समझो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं, आओ वो समझते हैं। तो अब हमने एडवांटेज सीख लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से सीख लिया, सबसे पहले एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर है क्या वो समझ ली। अब वी आर मूविंग टुवर्ड बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स बोल सकते हैं या फिर बोला जा सकता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की तरफ अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती है, पहले तो ये समझो। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के अंदर पहली बात तो ये लोग एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड एजेंट्स। बायोपेस्टिसाइड एजेंट्स की तरह कौन एक्ट करता है? हमारे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, पहली चीज। दूसरी चीज, इट reduces the need for insecticides। किसकी नीड्स को खत्म करता है? इंसेक्टिसाइड्स की नीड को खत्म करता है। किसकी नीड को खत्म करता है? इंसेक्टिसाइड्स की नीड को खत्म करता है।
और दूसरा, इसके एग्जांपल्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के एग्जांपल हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन के बाद बीटी राइस, बीटी राइस, ऐसे ही बीटी टोमेटो, बीटी टोमेटो, बीटी टोमेटो के साथ साथ पोटैटो, ऐसे ही बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बीटी सोयाबीन एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कंसिडर्ड इन बीटी क्रॉप्स। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी क्रॉप्स होती हैं जो इसके अंदर अवेलेबल होती हैं एज अ बीटी क्रॉप्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो पॉज करके समझ लेना। ठीक, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स बीटी कॉटन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बीटी कॉटन। किसकी बात करेंगे बेटा? बीटी कॉटन की। अब जब मैं बीटी कॉटन की बात करने गया, जब मैं तुमसे बीटी कॉटन की बात करने गया, मैंने सोचा कि बेटा सबसे पहले तो इसके नाम को ही तोड़ो। बीटी कॉटन अगर एक पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का नाम है, बट कौन सी पेस्ट, कौन सी पेस्ट? तो सबसे पहले ये कौन सी पेस्ट के लिए है? बैसिलस थोरेंजियसिस, बैसिलस थोरेंजियसिस, थोरेंजियसिस। बैसिलस थोरेंजियसिस के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, तो ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके स्ट्रेन को लिया गया, इसका एक स्ट्रेन लिया गया, इसके अंदर वो प्रोटीन अवेलेबल है। अब समझ बीटी कॉटन को कैसे बनाया जाएगा, आओ समझे। बैसिलस थोरेंजियसिस तो वो बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रेन लिया गया, जिसका स्ट्रेन लिया गया। अब समझो क्या हुआ, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक पेड़ है, बेसिकली कॉटन प्लांट ही बोल देते हैं। किसका प्लांट है? कॉटन प्लांट है, नॉर्मल कॉटन प्लांट है। और बढ़िया करके समझो, नॉर्मल कॉटन प्लांट है। मेरा थोड़ा टाइम जरूर जा रहा है इस चीज को समझाने में, बट समझते हैं। नॉर्मल कॉटन प्लांट है और इसके ऊपर मान लो किसने हमला कर दिया, मान लो हमला कर दिया बीटल्स ने। किसने हमला कर दिया? ये हमारा बीटल्स का ग्रुप आया और उसने हमला कर दिया हमारे कॉटन प्लांट के ऊपर। ये टर्माइट्स या बीटल्स का ग्रुप आया, इंसेक्ट्स का, और इसने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो थोड़ी देर बाद ही क्या देखा गया कि ये जो कॉटन प्लांट था वो अपना हर एक चीज, या फिर बोला जा सकता है बेटर प्रॉपर्टीज जो थी इसकी, उनको लूज कर गया। ये चीज साइंटिस्ट ने देखी, साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। ऐसे तो ये हर बार कॉटन के प्लांट्स खराब होते चले जाएंगे, बीटल्स आएंगे, हमला करेंगे, खराब करेंगे, तो फिर ऐसे तो कॉटन की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। मतलब बेसिकली कीड़ों को से बचा सकते हैं, कीटनाशक मारेंगे, पर उससे क्या होगा? इंसेक्टिसाइड मारने से होगा क्या? उससे तो बस इतना होगा कि ये कॉटन के ऊपर से हट जाएंगे, पर कॉटन तो केमिकल बेस्ड हो गई ना। तो क्या किया गया कि कॉटन के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस किए गए। मान लो ये कॉटन प्लांट का एक जीन था जिसको हम लोग बोल देते हैं जीन ए, ये नॉर्मल था। इसके अंदर ऐड किया गया बैसिलस थोरेंजियसिस नाम के बैक्टीरिया के स्ट्रेन को, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को। इस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी क्षमता थी या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो इन बीटल्स के अटैक से हमारे कॉटन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए इस पूरी प्रोसेस से मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या डाल दिया गया? बीटी कॉटन, या फिर बोला जा सकता है बैसिलस थोरेंजियसिस इंट्रोड्यूस्ड कॉटन। जिसके अंदर बैसिलस थोरेंजियसिस का स्ट्रेन डाला जा चुका है, उसको बैसिलस थोरेंजियसिस की शॉर्ट फॉर्म बीटी से डिनोट कर दिया गया। तो अब जब ये चीज डिनोट कर दी गई, साइंटिस्ट ने समझा दी, हमें ये चीज समझ में आ गई, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस के अंदर क्या होता है और इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या समझ में आता है। बीटी टॉक्सिन्स के अंदर क्या होता है, बीटी टॉक्सिन्स होते क्या है, बीटी का काम है क्या। बेसिकली बीटी 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 सुन सुन के हम बकवास में फंस गए, नहीं ऐसा नहीं है, बट बीटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। तो अब समझो क्या होता है।
मैंने तुमको बता दिया कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करे गए। तो अब इस पूरे को समझते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं क्या हुआ। देखो वो पहला पॉइंट ये है कि कुछ स्ट्रेन्स लिए गए, सम स्ट्रेन्स ऑफ किसके लिए गए ये पता लग गया, किसके लिए गए, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis have been taken। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स को लिया गया, ठीक, और पाया गया कि इनके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis have proteins that kills किसको किल करता है, that kills insects, इंसेक्ट्स के अंदर मैं अभी नहीं बता रहा हूं कौन से इंसेक्ट्स को, बट सभी टाइप के इंसेक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ करके ये रिएक्ट करता ही करता है। बैसिलस thuringiensis का वो स्ट्रेन लिया गया और इंट्रोड्यूस कराया गया। देन वी हैव फाउंड दैट, क्या बात हुई फिर साइंटिस्ट ने हमें और क्या बताया, ये जो बैसिलस thuringiensis का स्ट्रेन है, बैसिलस thuringiensis का जो स्ट्रेन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है वो क्या करता है कि फॉर्म करता है एक टॉक्सिक, कौन सा, टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। किसको बना लेता है, एक टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को बना लेता है, एक टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन को बनाता है किसके अंदर, इन द गट ऑफ, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन in the gut of इंसेक्ट्स के गट में, मतलब उनका जो पेट वगैरह है, या फिर बोला जा सकता है जिनके उनके वो बॉडी के अंदर जाके एक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन बनाता है इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स। और उसके बाद क्या करता है कि एक टॉक्सिक रिएक्शन करने लगता है, एक टॉक्सिक रिएक्शन करने लगता है जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और बोला जा सकता है इट कैन नॉट किल, इट डज नॉट किल, इसको बोल सकते हैं इट डज नॉट किल्स द इंसेक्ट बट restrict them to destroy the crop, मतलब बेसिकली हुआ क्या कि इसने ना तो कीड़ों को मारा, उनकी बस ग्रोथ को रोका और उनको इनएक्टिव करा जिससे वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होता है वो समझो, अब क्या होता है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस एक इंसेक्ट ने, ये मान लो एक इंसेक्ट था, ये एक इंसेक्ट था, हम मान लेते हैं ये ही एक बीटल था, ये एक क्या था, बीटल था, ये एक बीटल था। और इसने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस्ड, बीटी कॉटन का बोला जाता है बैसिलस thuringiensis इंट्रोड्यूस्ड कॉटन को खाया। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इसको खाएगा, मान लो ये ही एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट की तरह दिख भी रहा इंसेक्ट है, इसने मान लो इस बीटी कॉटन को खाया, इसने इस बीटी कॉटन को इस तरीके से खाया। तो क्या हुआ, बीटी कॉटन खाने के बाद हुआ क्या, बीटी कॉटन खाने के बाद इसकी गट के अंदर कुछ क्रिस्टल्स पहुंचे, क्या हुआ, इसकी गट के अंदर, इसकी गट के अंदर कुछ क्रिस्टल्स पहुंचे। और क्रिस्टल्स की पीएच कैसी थी, अल्कलाइन पीएच थी। क्या थी, अल्कलाइन पीएच थी। क्या थी, अल्कलाइन पीएच थी। अल्कलाइन पीएच होने की वजह से उन्होंने क्या किया, इसकी मिड गट के एपिथेलियल्स के अंदर पोर्स बना दिए और इससे क्या हुआ, लाइसिस हो गई और सम टाइम्स डेथ भी हो जाती है। इसने क्या किया, गट के अंदर पोर्स बना दिए और इसकी डेथ कर दी, मार डाला इस बीटल को, बेरहम अल्कलाइन पीएच की वजह से इंसेक्ट मरा।
थोड़ा सा माफ करना डकार के लिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है तो हो गई। बीटी टॉक्सिन जीन्स को इनकॉर्पोरेटेड किया गया इनटू क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, और बहुत सारे बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक भी होते हैं, वो समझ लेते हैं। बीटी टॉक्सिन्स आर बीटी टॉक्सिन्स are specific for some groups, are specific for some groups, कुछ ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि कैसे देखो, एक जीन होता है cry1ac करके, cry1ac करके, और एक जीन होता है cry2ab करके। ये सब लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग। मतलब बीटी टॉक्सिन का एक जीन होता है जिसका नाम होता है cry1ac, और ऐसा ही एक और जीन होता है जिसका नाम होता है cry2ab, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स द अटैक ऑफ कॉटन बॉलवॉर्म्स, कॉटन बॉलवॉर्म्स के अटैक को कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म्स को, तो कंट्रोल करते हैं cry1ac एंड cry2ab जैसे जीन्स जो कि प्रेजेंट है बीटी टॉक्सिन्स के अंदर। अब जैसे हम लोगों ने बीटी कॉटन को समझा, ऐसे ही एक टोबैको प्लांट के अंदर नेमाटोड इंसेक्ट के नाम पे, या फिर बोला जा सकता है एक नेमाटोड इंसेक्ट टाइप का था जो कि इन्फेक्ट कर देता था टोबैको प्लांट को, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस डाल के कुछ जीन्स बनाए गए। ठीक है, कुछ जीन्स बनाए गए, तो उनको समझ लेते हैं। समझते हैं, बोलो तो, अरे बोलो, क्या बोलोगे तुम लोग, अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड लाइव की आदत पड़ गई, सॉरी फॉर दिस। नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, अब नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट कैसा होता है वो समझो। नेमाटोड रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट। तो ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है, ये हमारा टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्शन कॉज करता है, टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्शन कॉज करता है। अब जब ये टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्शन कॉज करता है तो फिर क्या होता है कि हमारे टोबैको प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और टोबैको प्लांट की ग्रोथ रुकते ही इसमें कट डालना पड़ेगा। चलो